हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, नाइन्थ क्लास की तमिलनाडु की जो बुक है उससे हम लोग ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसको डील कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 7 से फ्रॉम एनसीईआरटी, और 8th क्लास की तमिलनाडु की बुक से भी हम इसको एड्रेस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर एक बड़ी कैटेगरी का पार्ट है विच इज़ नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी में अगर ज्योग्राफी में जो डिवीज़न होती है लिथोस्फियर, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। क्लाइमेटोलॉजी के एडवांस कंसेप्ट्स पर जाने से पहले आपको एटमॉस्फेयर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे तो हम बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में छोटी वाली क्लासेस की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की बुक से, लेकिन फिर भी यहाँ पर राइटर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको दोबारा से प्रेजेंट करी हैं। हम बात करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो, अर्थ ना अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सारे ग्रहों में से अभी तक अर्थ पे ही मिलती है। अब राइटर आपसे कह रहा है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते अगर हवा ना हो पृथ्वी पर। जो एयर है वो इम्पॉर्टेंट है सारे लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए। ये एक ऐसा ब्लैंकेट की तरह, ऐसे कंबल की तरह काम करता है जो कि अर्थ को घेरे रखता है, और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, ये ब्लैंकेट, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ की जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये भाग क्यों नहीं जाता, ये कहीं और क्यों नहीं चला जाता, तो अर्थ पर ये बिल्कुल क्लोजली चिपका इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटी ने इन सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, इकलौती, मून है। मून अर्थ को छोड़ के क्यों नहीं चला गया इतने सारे सालों में? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब एक तरीके से। और उसके बाद मुझे ये बताओ, जो ये प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे अपने ऑर्बिट में क्यों घूमते रहते हैं और सन के इर्द गिर्द ही चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? ये सोलर सिस्टम को छोड़ के क्यों नहीं चले गए? यहाँ पर किसका हमें एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन देखने को मिलता है, या एक फोर्स जो कि इसको होल्ड करके रखती है, वो है सन। ऐसी अर्थ पे जो एयर है या उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये इसको छोड़ के क्यों नहीं चली जाती है? बिकॉज अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है, जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये उसको छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है? क्योंकि सोचने वाली बात है ना गौरव, कभी भी अगर एटमॉस्फेयर है श्रेया, वो जा तो सकता ही है ना अर्थ से बाहर, लेकिन इतने सालों में चला क्यों नहीं गया? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। ये सारी चीज़ें हमने 6th क्लास में एनसीईआरटी में डिस्कस करी थी। हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन की। रिसेंटली श्रेया आपको याद होगा, हम पीएमएफआईएस का एक चैप्टर देख रहे थे, एयर पॉल्यूशन, और उसमें हम बात कर रहे थे कि अलग अलग पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी बात करी थी कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो कौन कौन सी गैसेस से बना होता है, कौन सी गैसेस ठीक होती है और कौन सी गैसेस बेकार होती है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, अलग अलग प्रपोर्शन में। जैसे 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन। ये वाली जो गैसेस होती हैं परमानेंट गैसेस होती हैं, बिकॉज ये इतनी ही मात्रा में आपको मिलेंगी। ओके, ये हमारे एटमॉस्फेयर का 99% जो होता है ये पार्ट होता है, एंड देयर परसेंटेज ऑलवेज रिमेन्स द सेम विदाउट एनी चेंज, इसलिए इनको कहा जाता है दीज आर परमानेंट गैसेस। याद रखना, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। ठीक है? उसके बाद बाकी कोई और जो गैसेज है वो कौन कौन सी है? आर्गन आपको देखने को मिलती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, उसके बाद हीलियम और भी कम 0.0005%,
ओजोन 0.00006% एंड हाइड्रोजन 0.00005%। बाकी और गैसेज होती हैं कुछ, क्रिप्टॉन, जेनन एंड मीथेन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स। वाटर वेपर जो है वो, जो कि आपको 0 से 0.4% जो देखने को मिलता है, ये भी आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रेडिक्टिंग वेदर फिनोमिना। यानी कि अगर आपको इसको ऑर्डर में अभी के लिए लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है आपका सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद किसको लगाओगे यहाँ पर ऑर्डर में, बोलो बोलो, आर्गन है, नेक्स्ट CO2, उसके बाद फिर और फिर उसके बाद, और ये जो तीनों होती है ना, क्रिप्टन, जेनन और मीथेन, आप इनको ना ऐसे करके लिख सकते हो, अदर गैसेस। लेकिन श्रेया ये जितनी लिस्ट है ना सौगंधा, ये हमें पता होनी चाहिए और ऑर्डर में पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब आप ये कहो कि 0.00 सर हम ये कैसे याद रखेंगे, ये तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ याद रखने को, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे ये नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, मीथेन, और उसके बाद गैस तो नहीं लेकिन पानी का स्रोत एक वाटर वेपर। हमारे एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये हमें पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। एटलीस्ट इनके नाम तो आपको ये पता ही होने चाहिए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। मैंने आपको बोला था ना, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, आप जैसे जैसे लेवल में ऊपर बढ़ोगे, आप कभी उन लेक्चर्स को देखना जहाँ पर मैंने 6th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाया था। 7th क्लास में मैंने एयर वाला जो चैप्टर करवाया था NCERT से, मैंने बताया था कि और भी गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितनी ये नाम ले रहा है, उसके अलावा मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दूंगा, ये आपको यहाँ पर मिल रही है। अभी ये लिस्ट लेकिन एग्जॉस्टिव तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अभी आप और लेवल पे बढ़ोगे, 11th क्लास तक जाओगे तो आपको और गैसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतनी लर्न करते चलो। उसके बाद कुछ दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोक, सूट, वॉल्केनिक एशेस। अब ये जो सूट होता है, ये आपको पता है ये एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इसलिए हम इसको कार्बन सूट कहते हैं। और अगर ये एट वॉल्केनो से निकलता है तब ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, लावा बॉम्ब्स। एक फैक्ट है यहाँ पर, 1772 में डैनियल रुथरफोर्ड ने डिस्कवर करा था एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को। 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने डिस्कवर करा था ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। यानी कि अर्ली डिस्कवरी किसकी हुई एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद ऑक्सीजन। याद रखना ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। CO2 का रोल क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कीप्स एटमॉस्फेयर वार्म बाय इंसुलेशन एंड रेडिएशन। अब ये इंसुलेशन रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम हज़ारों दफ़ा बात कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। ये है सूरज, अर्थ पर ये सूरज अपनी कुछ किरणें लेकर आता है, जिसको लगभग कितना टाइम लगता है,
8 मिनट लगते हैं पहुंचने में, राइट। अब इसकी दो डायरेक्शन होती हैं, एक जब ये अर्थ के फ्लोर पर पहली दफ़ा पड़ता है, और जब ये फिर उसके बाद लौट कर जाता है। तो जब ये अर्थ के सरफेस पर पड़ता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंसोलेशन, या इंसुलेशन वैसे कह रहे हैं, इंसोलेशन कहते हैं हम इसको, इंसोलेशन, ठीक है। और ये क्या होता है, जब वो वापस जा रहा होता है, ये हो गया आपका इंसोलेशन, और ये क्या होता है, रेडिएशन। अब ये जो अगर गैस, ये वैसे तो नॉर्मली CO2 जो होती है, जो गैस होती है, ये जाती हुई अर्थ की हीट को हल्का सा ट्रैप कर लेती है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर इसकी मात्रा जो है CO2 की, अगर ऊपर जब ये रेडिएशन के थ्रू सनरेज वापस जा रही हैं, अगर CO2 हर जगह ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर बढ़ जाए तो ये एक तरीके से कुछ ज़्यादा ही गंभीर, ज़्यादा ही मोटा एक हीट का ब्लैंकेट बना लेगा। अर्थ को हीट देता है, अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा हीट भी अगर अर्थ के ऊपर अगर पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ भी फिर अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से अर्थ क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक हॉट प्लैनेट, वार्म प्लैनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी अ फिनोमिना विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। नाइट्रोजन, इसका क्या रोल रहता है, नाइट्रोजन एक्ट्स एज अ डाइल्यूटेंट एंड इज केमिकली इनएक्टिव। अब डाइल्यूटेंट है तो उसका मतलब क्या है, बड़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर संभाल लेता होगा, कि हाँ कि ना, और केमिकली इनएक्टिव है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं करता होगा एटमॉस्फेयर में, वरना ये भी कुछ खतरनाक चीज़ें बना सकता था, है ना। उसके बाद जो ओजोन है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या कह रहे हो गौरव, ठीक है। ओजोन जो है वो अर्थ को बचाता है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती कैसे है, कहाँ से आती हैं, सूरज से ही आती है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, दे एक्ट एज अ न्यूक्लियाई। अभी हमने पढ़ा ना, एटमॉस्फेयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स, स्मोक, सूट, वॉल्केनिक एशेस, है ना। ये एक तरीके से जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है ना, उसको एक सहारा दे देते हैं। जैसे आप ये देखो, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक कार्बन सूट पार्टिकल घूम रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, फ्रीली तरीके से फ्लोट कर रहा है, ये वाटर वेपर है। इसने इसके ऊपर एक जगह बना ली, क्योंकि इस कार्बन सूट के पार्टिकल ने इसको एक तरीके से सहारा दे दिया। ये आपका वाटर वेपर, ठीक है, ये आपका कार्बन सूट का पार्टिकल, कोई भी मतलब वो सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि मैं इतने सारे आपको बता रहा था, ये डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको सारा दे देता है। अब इसी जगह पर वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, और जब ऐसे सिमिलर तरीके के पार्टिकल्स एक जगह पर आ जाते हैं, एक जगह पर वो आ गए, और इन सबके पास
ये पानी है। वाटर वेपर के कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसकी कैरिंग कैपेसिटी टेस्ट होगी कि कितने टाइम तक वो इसको होल्ड करके रख सकता है। अल्टीमेटली ये सब कंबाइंड फॉर्म में बनाएंगे एक क्लाउड। एंड उसके बाद जब इसकी कैरिंग कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगी, इट विल फॉर्म एस रेन, बारिश की तरह जो है फिर वो गिरेगा। ठीक है, बारिश की तरह फिर जो है वो गिरेगा। और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन जो है वो हमेशा रेनफॉल की फॉर्म में नहीं होती है। जिसको हम बारिश कहते हैं वो एक्चुअली बारिश हमेशा पानी वाली बारिश नहीं होती है। बारिश किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकती है। फिर चाहे वो, बताओ मुझे अलग अलग फॉर्म इसके बताओ। हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिरना, स्लीट स्टॉर्म यानी कि जो कीलो की फॉर्म में जो बर्फ़ गिरती है वो गिरना, स्नोफॉल नॉर्मल जो रुई वाली जो बर्फ़ गिरती है वो गिरना, या फिर सबसे कॉमन रेनफॉल पानी गिरना। ठीक है, पानी गिरना। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये वाली चीज़ें हम 7th क्लास वाली जब एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैं आपको करवा चुका हूँ। अब जो है वो बस यहीं पर एडवांस लेवल में जो है वो चीज़ें जो है गिवन है, तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ थिक नियर द अर्थ सरफेस एंड थिन्स आउट अंटिल इट इवेंचुअली मर्जेस विद द स्पेस। यानी कि समझने की कोशिश करो, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है। ये कंबल अर्थ के सरफेस के पास मोटा है और जैसे जैसे स्पेस में जाता जाता है तो ये पतला होता चलता है। अब ये एक यूनिक चीज़ है, हालांकि इसका एक जिक्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको छोटी क्लासेस की लेवल में, जो मतलब अभी जो 9th क्लास की जो आप तमिलनाडु पढ़ रहे हो, से छोटी वाली क्लासेस में जितने भी बार मैंने इस चीज़ को करवाया तो इनडायरेक्टली उसकी रेफरेंस आई है आपकी बुक्स में। यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि आपको डायरेक्ट रेफरेंस एक देखने को मिल रही है। इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कह रहे हैं ना कि एटमॉस्फेयर इज थिक नियर द अर्थ सरफेस। इधर देखो आप, ये मैंने बनाया एक अर्थ। ठीक है, ये अपना अर्थ हो गया। अब मैं एक एटमॉस्फेयर की लेयर बनाता हूँ। एटमॉस्फेयर की लेयर, चलो येलो कलर से ही बनाता हूँ मैं। इसको अगर आप देखो ध्यान से, ये आपकी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। ठीक है, वैसे पूरे अर्थ को ही सराउंड करती है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्योंकि आपको कुछ और समझाना है तो इसलिए आप इसको समझ के देखो। और मैं इस ये क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास है तो मैं इसकी बाउंड्री को आपको बना के दिखा देता हूँ। ये है इसकी बाउंड्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाली जो लेयर है जो अर्थ के सरफेस के पास है, ये सबसे ज़्यादा मोटी लेयर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर
स्पेस में जाते जाओगे, स्पेस में, तो इसकी जो थिकनेस है वो कम होती चलती है, लाइक दिस। हर एक लेयर पतली होती चली गई ना यहां से, जैसे आप ऊपर ऊपर बढ़ते चले गए, है ना, हो गई पतली। अब इसको जरा हम एक टेक्निकल भाषा के अंदर समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि स्पेस को अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की भाषा में समझें और अर्थ के सरफेस को क्लाइमेटोलॉजी की भाषा में समझें, तो अर्थ के पास सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, राइट। मैंने आपको एक तरीका बताया था उसको याद करने का, ट्रस्ट मी, है ना। उसके बाद आप फिर थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर समझ सकते हो। अब ट्रस्ट मी के बाद जो स्पेस होता है, आउटर स्पेस, यहां पर जो लेयर होती है आप इसको क्या कहते हो, एग्जोस्फियर। ये होती है आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, बीच में बचा क्या, अगर आप जानते हो कि स्पेस को एग्जोस्फियर कहते हैं, बीच में बचा आपका थर्मोस्फियर। अब यानी कि राइटर आपको यहां पर क्या हिंट दे रहा है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे, वो साफ और सिंपल शब्दों में आपसे ये बोल रहा है कि सबसे मोटी लेयर किसकी, ट्रोपोस्फियर की, और सबसे पतली लेयर किसकी, एग्जोस्फियर की। क्यों, आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर है ही कहां, अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल सूट पहनकर जाते क्या वहां पर, बताओ गौरव, नहीं ना। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि सबसे मोटी लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, उससे कम मोटी स्ट्रेटोस्फियर, उससे भी कम मोटी मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एग्जोस्फियर। तो हम अब एक एक लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। जो ग्रीक वर्ड है एक ट्रोपोस, इसका मतलब होता है टर्न और चेंज। ये जो लेयर है ये 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है पोल्स पर, और 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है इक्वेटर पर। यानी कि अब एक और चीज़ समझ के देखो, फिर से अर्थ बनाता हूँ मैं आपके लिए। बीच में से मैं एक इक्वेटर की लाइन पास कर रहा हूं और थोड़ी सी इसको थिक कर देता हूं। ये है आपकी इक्वेटर की लाइन, ठीक है, सही है। ये आपकी इक्वेटर की लाइन। अब वो कह रहा है ये जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है, अगेन वो कह रहा है कि हमसे ये मोटी होती है, लाइक दिस। ये मोटी होती है एट इक्वेटर और पतली सी होती है टुवर्ड्स द पोल्स। अब पोल की तरफ मैं ऐसे ऐसे कुछ बना देता। पोल ऊपर होता है ना, ये तो मैंने बनाया नॉर्थ पोल, और ये क्या बना रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ ये ऑरेंज वाली लेयर ज़्यादा मोटी या फिर ये जो येलो कलर का मैंने हाईलाइट कर रखा है ये ज़्यादा मोटा, येलो कलर वाला, इक्वेटर वाला। याद रखना अभी मैंने आपको 2 रूल सिखा दिए हैं।
एटमॉस्फेयर की 5 लेयर जो होती हैं ट्रोपोस्फियर से लेकर एग्जॉस्फियर तक, उसमें सबसे मोटी ट्रोपोस्फियर है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ दूसरा रूल विद इन ट्रोपोस्फियर, वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर का जो आपको लेयर देखने को मिलेगी सबसे मोटी, वो आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलेगी, 0 डिग्री की जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है। और पोल वर्ड्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वेटर के पास कितने किलोमीटर की है? 18 किलोमीटर। और पोल वर्ड्स कितने किलोमीटर की है? 8 किलोमीटर। ये दो रूल समझ गए ना? मतलब ट्रोपोस्फियर से लेकर एग्जॉस्फियर तक सबसे मोटी किसके पास लेयर? ट्रोपोस्फियर के पास। अर्थ में ट्रोपोस्फियर की लेयर सबसे ज्यादा मोटी कहां देखने को मिलती है? इक्वेटर के पास। सबसे कम कहां देखने को मिलती है पतली? पोल वर्ड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यानी कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते चलूंगा ये लेयर पतली होती चलेगी। सेम वही वाला रूल जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं ट्रोपोस्फियर से जैसे ही एग्जॉस्फियर की तरफ जाऊंगा एटमॉस्फेयर की लेयर थिन होती चलेगी, राइट। अब इसके पीछे ना गौरव वैसे ऐसा कोई रीजन होता नहीं है, मतलब एक नेचुरली अर्थ ने अपने आप को ऐसा बना लिया है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कि ये सब चीज़ें ऐसे इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं। इसके पीछे कोई प्रिसाइज रीज़न नहीं है कि सर ऐसा यहाँ 18 किलोमीटर इक्वेटर पे ही क्यों और पोल पे सिर्फ 8 किलोमीटर ही क्यों। वो अर्थ ने अपने आप को ऐसा बना रखा है, बस इसका रीज़न ये है। और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो कुछ इस प्रकार से काम करती हैं, ये है उसके पीछे रीज़न। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और पता होगी आप लोगों को कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके साथ वो डिक्रीज होता चलता है। हम प्लेन से पहाड़ों तक जाते हैं, है ना, जो टेम्परेचर होता है वो कम नहीं हो जाता, ठंडक बढ़ जाती है ना, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, बड़ी यूनिक सी चीज़ है। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा अभी आगे जब चैप्टर प्रोसीड करेगा। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, ये है ग्रीन वाला जो मैंने ये बना रखा है, ये प्लेन रीजन है। इसको सिंपल ऐसा बना देता हूँ मैं। ये एक प्लेन रीजन है, ठीक है। प्लेन रीजन से आप जब ऊपर जा रहे हो, मुझे क्या बताना, ये सूरज, सूरज की किरणें, सोच समझ के बताना, ज्यादा पास यहां पड़ रही है या फिर प्लेन रीजन में पड़ रही है? ज्यादा तेज, सॉरी ज्यादा पास कह रहा हूं मैं, पास तो ऑब्वियसली बात है ऊपर ही है। कहां पड़ रही है ना, क्योंकि जो जिसके ज्यादा पास है, जैसे माचिस जो है आपने उसको जलाकर अपनी उंगली के पास रख रखा है जिसमें 1 इंच का भी गैप नहीं है, तो आपको हीट ज़्यादा फील होगी ना एज कम्पेयर टू कि अगर मैं आपसे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, है ना। सर्दियों में अगर आग जल रही है, अगर आप उसके पास बैठे हो आपको ही हीट फील होगी ना एज कम्पेयर टू कि अगर मैं आपको दूर से देख रहा हूँ मुझे तो कोई हीट फील नहीं होगी, राइट। अब देखो
एक विचित्र बात यह है, जब हम प्लेन रीजन में होते हैं और प्लेन रीजन से बढ़ते हुए जब हम ऊपर जा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सन के ज़्यादा पास जा रहे हैं। मैं अगर प्लेन रीजन में हूँ, सी लेवल के पास हूँ, और मैं सूरज की तरफ मैं अगर जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं मतलब पहाड़ों पे जा रहा हूँ, सॉरी, प्रैक्टिकली मैं सूरज के ज़्यादा करीब जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर फिर भी गर्मी ज़्यादा लगनी चाहिए ना मुझे। अगर आप आग की एक भट्टी के पास जा रहे हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगनी चाहिए। लेकिन अर्थ पे चीज़ उल्टी है। प्लेन रीजन में हमें क्या लग रही है जबकि हम सूरज से दूर हैं? गर्मी। और पहाड़ों पे तो आप सूरज के प्रैक्टिकली डिस्टेंस के तो पास पहुंच गए हो ना। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो तो आप 8,000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हो प्लेन रीजन से, राइट? उससे भी ज़्यादा आप सूरज के और पास नहीं आ गए। इसका मतलब 8,000 मीटर पास आ गए ना आप सूरज के। आपको तो वहां पे गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे तो कुल्फी बन जाएगी आपकी। ये क्यों होता है, ये अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। वैसे तो इसकी हिंट मैं दे चुका हूं आपको एक दो जगह पर और बुक्स में, लेकिन मैं फिर से आपको यहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो हेंस ऑल वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर, हेंस इट इज कॉल्ड एज वेदर मेकिंग लेयर। कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फियर को वेदर मेकिंग लेयर बोला जाता है। जो अपर लिमिट होती है ट्रोपोस्फियर की, आपको पता है ना, ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर जाने के लिए आपको एक पॉज लेना पड़ता है, और जो पॉज का नाम होता है वो एक प्रीवियस लेयर का नाम होता है। जैसे ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर, ये है मीजोस्फियर। आपको जब भी यहां पर पॉज लेना है ना, तो पॉज का नाम, मतलब ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जब मैं जा रहा हूं और ये पॉज ले रहा हूं, तो वो प्रीवियस लेयर का नाम होता है। ट्रोपोस्फियर के बाद मुझे क्या मिलेगा? ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में मीजोपॉज। और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में थर्मोपॉज। तो एक वो प्रीवियस लेयर का नाम होता है, याद रखना, उससे डिराइव होता है। जैसे मीजोपॉज मीजोस्फियर से रिलेटेड है, स्ट्रेटोपॉज स्ट्रेटोस्फियर से रिलेटेड है, ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड है। एक वो प्रीवियस लेयर के नाम पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये रूल मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ लोअर क्लास के एनसीईआरटीज में, अब तक तो याद हो जाने चाहिए। जो अपर लिमिट होती है ट्रोपोस्फियर की, उसको आप कहते हो ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज के बाद आप सीधा कहां जाते हो? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है वाली लेयर। इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अब ये जो लेयर है, क्योंकि इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहां पर ओजोन लेयर होती है, ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इस लेयर को ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है। इस लेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था? जब आप हाइट पे ऊपर बढ़ रहे थे, जब आप हाइट पे ऊपर जा रहे थे, ऊंचाइयों पर जा रहे थे, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था ना। इस लेयर में बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं कि सूरज के करीब आप जा रहे हो तो गर्मी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही होता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इन दिस लेयर। ये प्रैक्टिकल बात है ना कि अगर हम सूरज के करीब जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन ये वाला फिनोमेना हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिल रहा था क्या? नहीं, ये हमें स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिल रहा है। लेकिन टेम्परेचर हियर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। बड़े बड़े जो जेट प्लेन्स होते हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं। क्यों क्यों उड़ते हैं यहाँ पर जेट प्लेन्स इस लेयर में? प्लेन हमेशा कहाँ उड़ता है?
प्लेन हमेशा कहाँ उड़ता है? बोलो भाई। नहीं, हाँ बोलिए तो ठीक है। ट्रोपोस्फियर में नहीं श्रेया, बादलों के ऊपर उड़ता है। अब बादल जो है वो ट्रोपोस्फियर तक तो मिलते ही जाते हैं, थोड़े से अर्ली स्ट्रेटोस्फियर की लेयर में भी मिलते हैं। तो बादल जब पूरे के पूरे शांत हो जाते हैं, उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर की लेयर होती है ना। ये रूल होता है ना श्रेया के, मतलब प्लेन को जनरली बादलों के ऊपर ही उड़ाना चाहिए। बादल क्योंकि जब वो फटते हैं तो वो प्लेन के डिसबैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं बादलों में उड़ने की वजह से। प्लेन का ट्रैक वगैरह या बहुत सारी चीज़ें लूज हो सकती हैं, और सामने से कौन सा प्लेन चला रहा हो ये भी नहीं पता होता है। अगर आपको दूर से किसी प्लेन को देखना है, वैसे तो आप कहोगे रडार सिस्टम, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि रडार सिस्टम फेल भी हो जाते हैं। प्लेन का एक रूल होता है कि वो बादलों के ऊपर उड़ाया जाता है। बादल आपको जनरली कहाँ तक देखने को मिलते हैं? अर्ली स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को तो मिलते ही हैं, लेकिन ट्रोपोस्फियर में तो पूरे के पूरे देखने को मिलते हैं। तो ट्रोपोस्फियर से ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जाता है प्लेन, ठीक है, बड़े बड़े जो जेट प्लेन्स होते हैं। तो अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोपॉज। यानी कि स्ट्रेटोपॉज क्या है? जब आप स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर में जंप कर रहे हो तो उससे पहले की जो लेयर है वो क्या है? स्ट्रेटोपॉज। फिर स्ट्रेटोपॉज से आप कहां पर जाओगे? मीजोस्फियर में। मीजोस्फियर जो है इट एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर कितना था? अबाउट 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर से नीचे क्या, मतलब अगर आप इसके नीचे जाते जाओ तो ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। अगेन यहां पर दोबारा वो रिवर्स फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर बढ़ते हो तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, यानी कि ठंड बढ़ेगी। तो बड़े सारे जो मीटियोर्स होते हैं जब वो अर्थ के करीब आ रहे होते हैं, इस वाली लेयर में वो बर्न हो जाते हैं, और वो तितर बितर पार्ट्स में होकर, टुकड़ों में, रॉक्स में, सैंड में कन्वर्ट होकर वो मतलब फट जाते हैं, उनका विस्फोट हो जाता है। जो अपर मोस्ट लिमिट होती है मेसोस्फियर की, उसको आप कहते हो मीजोपॉज। फिर होता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मीजोस्फियर के ऊपर होती है। ये लेयर काफ़ी मोटी होती है। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 600 किलोमीटर। जो कॉम्पोजिशन होता है गैसेस का लोअर थर्मोस्फियर में, ये काफ़ी हद तक सेम होता है। और यहां पर एक और नाम इसको दिया जाता है होमोस्फियर। होमोस्फियर क्यों? किसी भी चीज़ का होमोजीनियस नेचर कैसा होता है? जो कि मोर और लेस सेम हो, है ना, यूनिफॉर्म हो। अब क्योंकि यहाँ पर जो गैस की कॉम्पोजिशन है लोअर थर्मोस्फियर में, इट इज मोर और लेस यूनिफॉर्म, सेम, स्टेबल होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है होमोस्फियर का। जो अपर पोर्शन होता है थर्मोस्फियर का, वहां पर गैसेस का कॉम्पोजिशन काफी अनइवन होता है। इसलिए आप अगर थर्मोस्फियर के बिल्कुल बेस पर हो तब तो आप उसको कहोगे होमोस्फियर। अगर उससे ऊपर हो जहां पर गैसेस का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अनइवन है, तब आप इसको कहोगे हीट्रोस्फियर। और हीट्रोजीनियस नेचर कैसा होता है किसी भी चीज़ का? जिसमें यूनिफॉर्म चीज़ नहीं होती, जिसमें सेम चीज़ नहीं होती है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फियर की एक लेयर और होती है इसके अंदर, सब लेयर होती है। जैसे आप होमोस्फियर आपने जान लिया, हीट्रोस्फियर जान लिया, ऐसी एक और चीज़ होती है आइनोस्फियर। ये एक लेयर होती है थर्मोस्फियर की, दैट कंटेन्स आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो रेडियो वेव्स होती हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम दिस लेयर। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि इस लेयर में क्या लॉन्च करा जाता है जनरली? इसके थोड़ा सा ऊपर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर के पास क्या लॉन्च करा जाता है? सैटेलाइट सिस्टम।
और यहाँ पर एक और इसका रीजन होता है क्यों करा जाता है, एक तो ये काफी ऊपर है, ठीक है, काफी शांत भी है, बादल वगैरह जैसी कोई झंझट नहीं है यहाँ पर, प्रिसिपिटेशन वगैरह जैसी कोई झंझट नहीं है। रेडियो कनेक्टिविटी के लिए हमें यही तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, बताओ। उसके बाद एक फैक्ट है, मैग्नीटोसोफियर, यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ की आपकी जो मैग्नेटिक लेयर्स होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, लेयर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड्स, आपको पता है, जैसा कि अगर मैं आपको अर्थ बनाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर होगी, आपने देखा होगा वो कुछ ऐसे करके एक लेयर्स घूमती हैं, ठीक है, होता है ना ऐसे, मैग्नेटिक लेयर्स, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, इसको आप कहते हो मैग्नेटोस्फीयर। ये एग्जॉस्फियर के बियॉन्ड होती है, जब एग्जॉस्फियर खत्म हो जाता है उसके बियॉन्ड होती है, यानी कि आउटर स्पेस है ना। ये अर्थ की मैग्नेटिक बेल्ट होती है जहां पर प्रोटॉन्स, कौन से चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स, कौन से चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द सन, दे आर ट्रैप्ड बाय द अर्थ। यानी कि ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थ ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बोरो कर करके बनाई है, कहाँ से आ रहे थे ये, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स सन से आ रहे थे। अर्थ ने इसको क्या करा, ट्रैप कर लिया। कैसे ट्रैप कर लिया, अर्थ के पास क्या है किसी भी चीज को ट्रैप करने के लिए, नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो बाद में बनी ना, ट्रैप कैसे कर लिया, उसको लूज क्यों नहीं होने दिया, बाहर क्यों नहीं जाने दिया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी, हाँ श्रेया, ग्रेविटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है इट एक्सटेंड्स टू अराउंड 64,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी कि 64,000 किलोमीटर आप, यानी कि कहाँ पर जा रहे हो, एग्जॉस्फियर के भी आप बाहर जा रहे हो, आउटर स्पेस के आप बाहर जा रहे हो। तो हमारा थर्मोस्फियर भी यहाँ पर कवर हो गया था, एक लेयर और रह गई है, ये है आपकी एग्जॉस्फियर, आउटर स्पेस। अपर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है वो होती है एग्जॉस्फियर। ये जो लेयर होती है इट इज एक्सट्रीमली रेयरिफाइड, मतलब काफ़ी रेयर है ये, विद गैसेस एंड इट ग्रेजुअली मर्जेस विद आउटर स्पेस। मतलब आप इस लेयर को ऐसा जान नहीं सकते क्योंकि इसके बाद, थर्मोस्फियर के बाद आपका आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। तो आप ये कहो कि यार ये एग्जॉस्फियर है और वो आउटर स्पेस है, तो बहुत मुश्किल है बताना। जस्ट लाइक सी और ओशन के बीच में डिफरेंस को बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दिस जोन इज कैरेक्टराइज बाय ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरास आपको पता है ये कॉस्मिक ग्लोइंग लाइट्स होती हैं जो एक बैंड प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिस्चार्ज होते हैं सन के सरफेस से मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से, और ये हमें अर्थ पर एक अर्थ से मतलब आसमान में, दे आर सीन एज यूनिक मल्टी कलर्ड फायरवर्क्स हैंगिंग इन द पोलर स्काई ड्यूरिंग मिडनाइट, ठीक है। ये है आपका ऑरोरा। नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है, पूरा आसमान जो होता है वो ऐसा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? ठीक है।
एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था ना कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की लेयर में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से कि चिंगारी जैसा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको वो एक फैट दे रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आज आपको क्या जानने को मिला कि ऑरोरास के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, आपस में क्या टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कहाँ से होते हैं, अर्थ के सरफेस से, सॉरी अर्थ के सरफेस से कह रहा हूँ, सन के सरफेस से। जब सन में मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं वहाँ से, और अर्थ इनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, सन में जो उसके मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं, कुछ इस प्रकार के, ये देख रहे हो, ये ऐसे एक ही ऐसे, जो ये रिलीज होते हैं मेरे मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इसको अर्थ खींच लेता है और फिर उसको क्या बना लेता है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड। जनरली ये क्या चीज़ें रिलीज हो रही हैं यहाँ से, राइटर हमें क्या बता रहा है, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स, जनरली इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।